हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो डियर्स, अपन बात कर रहे थे नेमेटोलॉजी, अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपना तीसरा चैप्टर है, टॉपिक तीन, वो तीसरा चैप्टर है, वो अपन चल रहे थे, पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन है वो बात कर रहे थे डियर्स, वो जनरल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे नेमेटोड्स की, और उसके अलावा अपन नेमेटोड्स की बायोलॉजी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। इसके अपन ने दो तीन है वो पेज पढ़े थे। उसके बाद आज अपन बात करेंगे वो डियर्स जनरल मार्फोलॉजी की। अपन ने नेमेटोड की बात की थी, इसके अंदर नर्व रिंग पाई जाती है, एक्जिटरी सिस्टम वगैरह है, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब अपन ने वो पढ़ा था। आज अपन इसे आगे वो डियर्स शुरू करेंगे और आज अपन पढ़ेंगे बॉडी रीजन्स की, इसकी बात करेंगे डियर्स। आज अपन नेमेटोड्स के बॉडी रीजन्स की है वो बात करेंगे। नेमेटोड के शरीर के नेमेटोड के शरीर के क्षेत्र है उनकी अपन वो बात करेंगे। किसकी बात करेंगे डियर्स? शरीर के क्षेत्रों की बात करेंगे, बॉडी रीजन्स की वो बात करेंगे। सूत्रकृमि के शरीर को कीटों की तरह वो स्पष्ट खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का शरीर होता है वो अलग अलग खंडों के अंदर विभक्त होता है, उसी प्रकार नेमेटोड्स या सूत्रकृमि है, नेमेटोड्स के शरीर को है वो अपन अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित नहीं कर सकते, इनको है वो अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जाता। ये अपन डियर्स ध्यान रखना है। इस प्रकार बांटा जाता है, लेकिन उनके शरीर में कुछ प्राकृतिक भाग होते हैं जिनके आधार पर है वो उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे हेड या मस्तक हो गया, शरीर का सामने का भाग, शरीर का सामने का भाग होता है जो मस्तक होता है, हेड होता है, ये शरीर के सामने का है वो भाग होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं मस्तक की, कीटों के हेड की बात करूं, कीटों के सिर की बात करें तो इसके अंदर है वो मुख, होठ और स्टोमा होती है। क्या होती है डियर्स? ये तो अपन को ध्यान रखना, माउथ होता है शरीर की। इंसेक्ट सॉरी नेमेटोड होते हैं। नेमेटोड के अगर अपन हेड की बात करें डियर्स, तो नेमेटोड के हेड के अंदर एक तो माउथ होता है, माउथ के अलावा मैं बात करूं तो लिप्स होते हैं, इनके होठ होते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें तो इसमें क्या होता है डियर्स? स्टोमा होता है। क्या होता है? स्टोमा होता है। ये तीन अंग है वो पाए जाते हैं कीटों के मस्तिष्क में, हेड में। उसके अलावा अगला पार्ट आता है अपना गर्दन। कौन सा आता है? नेक आता है, गर्दन आता है। और ये मस्तिष्क और गर्दनी के आधार के बीच की संकीर्ण संरचना होती है। अगर अपन बात करें डियर्स गर्दन की, किसकी बात करें? अगर अपन नेक की बात करें कि नेक क्या होता है, तो नेक होता है डियर्स वो नेमेटोड्स का हेड और गर्दनी के बीच का भाग होता है। क्या होता है? नेमेटोड का मस्तिष्क और नेमेटोड की गर्दनी होती है। नेमेटोड के मस्तिष्क और गर्दनी के बीच का क्या होता है डियर्स? संकीर्ण भाग होता है। क्या होता है? बीच का है वो संकीर्ण भाग होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। ओसोफेगस और हेड के बीच का भाग होता है वो क्या होता है? नेमेटोड के अंदर नेक होता है या गर्दन होती है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स, तो अगला अपना भाग आता है वो आता है पूंछ, जिसको अपन टेल बोलते हैं। टेल ये मल द्वार जिसमें एनस या कोलोआका से शुरू होकर पक्ष भाग तक फैला होता है। अगर मैं टेल की बात करूं, नेमेटोड के पूंछ की बात करें, तो नेमेटोड का पूंछ होता है ये मल द्वार से शुरू होकर पीछे के भाग तक है वो पक्ष भाग तक फैला होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। और ये सभी अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। नेमेटोड की जो भी अवस्थाएं होती है, उनके लाइफ साइकिल के विभिन्न स्टेज होती है, उन सभी स्टेज के अंदर उसका वो टेल भाग होता है। तो अपन को ध्यान रखना है, नेमेटोड के शरीर को मुख्य रूप से, वैसे अपन इंसेक्ट की तरह, ऑर्थोपोडा की तरह अपन इनको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, लेकिन इनको प्राकृतिक अंगों के आधार पर जैसे तीन भागों में बांटते हैं। तो एक हो गया हेड क्षेत्र। हेड क्षेत्र, हेड की मैं बात करूं डियर्स, तो हेड के अंदर है वो अपने क्या होते हैं? एक तो माउथ होता है, ये अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर लिप्स होते हैं और अपना एक होता है स्टोमा, ये अपन ध्यान रखना है। उसके अलावा हेड के अलावा अपन बात करें तो इसमें गर्दनी होती है। क्या होती है डियर्स? दूसरा पार्ट होता है वो गर्दनी होती है, और सॉरी दूसरा पार्ट होता है वो नेक होता है। कौन सा होता है? नेक होता है। और नेक होता है वो गर्दनी तथा, अगर मैं नेक की बात करूं, गर्दन की बात करें तो गर्दन होता है वो गर्दनी और मस्तिष्क के बीच में संकीर्ण नली होती है। क्या होती है? मस्तिष्क और गर्दनी के बीच की संकीर्ण नली होती है, उसको अपन नेक बोलते हैं। और तीसरा पार्ट होता है वो अपना कौन सा होता है? टेल होता है। कौन सा होता है डियर्स? टेल होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। टेल होता है वो मल द्वार से लेकर एनस से लेकर वो पक्ष भाग तक फैला रहता है। उसके बाद में अपन अभी बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स ऑफ बॉडी। अब अपन बात करेंगे कि बॉडी के, नेमेटोड की बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल जोन कौन कौन से हैं। उन लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स की है वो अपन डियर्स बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं शरीर की अनुदैर्ध्य दिशाओं की, किसकी बात करें डियर्स अपन? अगर अपन नेमेटोड के शरीर की अनुदैर्ध्य दिशाओं की बात करें, तो नेमेटोड के शरीर की अनुदैर्ध्य दिशाएं चार होती है। कितनी होती है डियर्स? चार होती है। वो अपन को ध्यान रखना है।
शरीर के अनुदैर्ध्य दिशाओं की बात करें तो सूत्रकृमियों का शरीर 4 मुख्य क्षेत्रों में बटा होता है। अगर अपन लॉन्गिट्यूडनल जोन्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल जोन होते हैं वो सूत्रकृमियों में कितने होते हैं डियर्स? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। वेंट्रल, डोर्सल, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेंट्रल हो गया जिसको अपन वेंट्रल बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं, राइट लेटरल यानी कि दाएं पार्श्व और बाएं पार्श्व लेफ्ट लेटरल, ये 4 जोन्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जोन्स होते हैं। कितने कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल जोन होते हैं वो 4 होते हैं। वेंट्रल की बात करें अगर तो वह भाग जहां प्राकृतिक छिद्र होते हैं, वो भाग जहां प्राकृतिक छिद्र होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं डियर? वेंट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रल है वो कौन से भाग होते हैं? वेंट्रल सूत्रकृमि का लॉन्गिट्यूडनल भाग होता है, वहां पर क्या होते हैं? प्राकृतिक छिद्र होते हैं। जैसे अपने उत्सर्जन छिद्र हो गया, मलद्वार हो गया, या कोलोआका हो गया, वल्वा हो गया, ये जो होते हैं कोलोआका, वल्वा, मलद्वार और सर्जन छिद्र जहां होते हैं उस क्षेत्र को अपन किसके नाम से जानते हैं? वेंट्रल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर्स? वेंट्रल के नाम से वो जानते हैं। उसके अलावा अगला अपना पार्ट आता है वो आता है डोर्सल। कौन सा आता है डियर्स? डोर्सल आता है। और अगर अपन डोर्सल की बात करें तो वेंट्रल का विपरीत भाग होता है वो कौन सा होता है? डोर्सल होता है। कौन सा होता है? वेंट्रल होता है अपना वेंट्रल का विपरीत भाग। कौन सा? वेंट्रल का विपरीत भाग होता है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं? तो वेंट्रल का विपरीत भाग होता है डियर्स उसको अपन डोर्सल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डोर्सल के नाम से वो जानते हैं। और डोर्सल भाग होता है वहां पर क्या होते हैं? प्राकृतिक छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? जो नेचुरल होल्स होते हैं, जैसे इसमें अपन एनस हो गया, मलद्वार हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कोलोआका हो गया, वल्वा हो गया, ये सभी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वेंट्रल पार्ट के अंदर है वो पाई जाती है। उसके अलावा अपना दाएं पार्श्व होता है राइट लेटरल, यह शरीर का दाहिनी किनारा होता है। शरीर का दाहिनी किनारा होता है उसको अपन राइट लेटरल बोलते हैं। और शरीर का बायां किनारा होता है, बाएं भाग का होता है, उसको अपन लेफ्ट लेटरल के नाम से डियर्स जानते हैं। ये अपन को है वो ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं लिप रीजन की। किसकी बात करेंगे डियर्स? लिप रीजन की बात करते हैं, होठ क्षेत्र की बात करते हैं। तो होठ क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, लिप रीजन की बात करें तो इसे मस्तक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर अपन लिप रीजन की बात करें, होठ रीजन की बात करें, होठ रीजन की बात करें तो इसको अपन है वो मस्तक रीजन या हेड रीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर्स? इसको अपन हेड रीजन के नाम से भी जानते हैं, मस्तक रीजन के नाम से भी है वो। होठ वाले क्षेत्र को अपन होठ रीजन होता है, जो लिप रीजन होता है या होठ रीजन होता है, होठ क्षेत्र होता है, उसको अपन है वो मस्तक क्षेत्र के नाम से भी डियर्स जानते हैं। इसमें अत्यधिक प्रजाति आधारित विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा लिप रीजन होता है। लिप रीजन के अंदर क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रजाति के अनुसार है, इसमें अलग अलग प्रकार की है वो डियर्स विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र की विशेषताओं का उपयोग है वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। कहाँ करते हैं डियर्स? टैक्सोनॉमी के अंदर है वो अपन विशेषताओं का है वो उपयोग करते हैं। ये अपन को ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं सामान्य शरीर संरचना की। किसकी बात करेंगे? जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की वो बात करेंगे कि निमेटोड की जनरल बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, निमेटोड की सामान्य शरीर की संरचना है वो क्या है, उसकी है वो डियर्स अपन बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं शरीर के, तो निमेटोड के शरीर को अपन है वो 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। और सूत्रकृमि का शरीर होता है वो कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है डियर्स? सूत्रकृमि का शरीर होता है वो ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। ये अपन को ध्यान रखना है, ट्यूबुलर यानी कि वो कैसा होता है? नलीनुमा होता है। कैसा होता है? सूत्रकृमि का शरीर होता है वो नलीनुमा होता है, ट्यूबुलर होता है। ये अपन को डियर्स ध्यान रखना है। इसके मुख्य 3 भागों में वो विभाजित किया जाता है। जो सूत्रकृमि का शरीर होता है वो अपन को ध्यान रखना है कि ट्यूबुलर फॉर्म होता है, नलीनुमा आता है। और नलीनुमा शरीर को है वो मुख्य रूप से 3 भागों में वो विभक्त किया जाता है। और इन 3 भागों को अपन पढ़ लेंगे तो अपनी सूत्रकृमि की जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। मॉर्फोलॉजी अपन ने पढ़ ली थी, आज अपन बायोलॉजी की बात कर रहे थे। और इस बायोलॉजी की मैं बात करूं तो इसमें 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी शरीर नली, आउटर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब और बॉडी कैविटी। कौन सी होगी? आउटर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब और बॉडी कैविटी। ये 3 नली होती है शरीर के अंदर, 3 भागों में वो बटा होता है। सूत्रकृमि का शरीर होता है वो ट्यूबुलर होता है, ये नलीनुमा आकार का होता है। आउटर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब और बॉडी कैविटी, ये 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं आउटर बॉडी ट्यूब की, तो ये शरीर की दीवार, मांसपेशियां आदि शामिल होते हैं। आउटर बॉडी ट्यूब की अगर अपन बात करें डियर्स की, निमेटोड के आउटर बॉडी ट्यूब के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो इसके अंदर मांसपेशियां हो गई, मसल्स हो गई, बॉडी वॉल हो गया, ये होते हैं वो शामिल होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें इनर बॉडी ट्यूब की। किसकी बात करें डियर्स? इनर बॉडी ट्यूब की बात करें, भीतरी शरीर नली की बात करें तो इसके अंदर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है?
निमेटोड का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, निमेटोड का पाचन तंत्र होता है, वो कौन सी ट्यूब के अंदर होता है? तो वो इनर बॉडी ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इनर बॉडी ट्यूब के अंदर है वो शरीर का पाचन तंत्र होता है, वो शामिल होता है। फिर अपन बात करते हैं बॉडी कैविटी की। किसकी बात करें डियर्स? अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो इसमें प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम और सर्जन तंत्र होते हैं, वो शामिल होते हैं। किसमें? बॉडी कैविटी के अंदर अपन को 3 तंत्र आते हैं, ध्यान रखना है, प्रजनन तंत्र और सर्जन तंत्र, और अपना कौन सा आता है डियर्स? वो आता है तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। कौन सा आता है? नर्व सिस्टम आता है। तो ये डियर्स अपन को ध्यान रखना। बॉडी कैविटी शरीर को पहले तो अपन को ध्यान रखना है, निमेटोड का शरीर होता है वो नलीनुमा होता है, ट्यूबुलर होता है, और इसको है वो 3 भागों में बांटा गया है। आउटर बॉडी ट्यूब हो गया, इनर बॉडी ट्यूब हो गया, और अपना तीसरा है वो है बॉडी कैविटी। आउटर बॉडी ट्यूब की बात करें तो इसमें शरीर की दीवार, शरीर की बॉडी वॉल वगैरह आते हैं, और इसके अलावा इसमें मांसपेशी आती है। फिर अपन बात करें इनर बॉडी ट्यूब की, तो इनर बॉडी ट्यूब में वो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें बॉडी कैविटी की, तो बॉडी कैविटी के अंदर है वो और सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, और अपना कौन सा आता है? और सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और नर्व सिस्टम आता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपन सबसे बाहरी नली की। किसकी बात करेंगे अपन? अब तीनों को है वो आउटर बॉडी ट्यूब को, इनर बॉडी ट्यूब को और ये कैविटी स्पॉट, इनके अंदर जो भी तंत्र आते हैं इनको अपन है वो व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। फिर अपने निमेटोड बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे डियर्स? बाहरी शरीर नली यानी कि आउटर बॉडी ट्यूब पढ़ेंगे। आउटर बॉडी ट्यूब की मैं बात करूं तो इसमें शरीर की दीवारें वगैरह आती है, तो इसमें शरीर की दीवारें और मांसपेशी आएगी। तो इसमें है वो मुख्य 3 परतों की बनी होती है। आउटर बॉडी ट्यूब होती है वो कितने परतों की बनी होती है डियर्स? आउटर बॉडी ट्यूब होती है निमेटोड की, ये 3 परतों की बनी होती है। कितने परतों की बनी होती है? आउटर बॉडी ट्यूब 3 परतों की बनी होती है। तो सबसे पहली ऊपरी परत होती है वो कौन सी होती है डियर्स? बाह्य कंकाल या क्यूटिकल। कौन सा होता है? सबसे बाहरी परत होती है उसको अपन बाह्य कंकाल या क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाह्य कंकाल या क्यूटिकल के नाम से वो जानते हैं। यह शरीर की बाहरी सतह पर स्थित कठोर कोशिकाहीन और अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अगर मैं बात करूं एक्सोस्केलेटन की बात करें डियर्स, अपन किसकी बात करें? एक्सोस्केलेटन, बाहरी त्वचा या बाह्य कंकाल, या फिर अपन क्यूटिकल की बात करें। किसकी? एक्सोस्केलेटन या फिर अपन है वो बाह्य कंकाल की बात करें जिसको अपन एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, या फिर ये क्यूटिकल है जिसको अपन बोलते हैं। अगर ये क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन होता है ये कोशिकाहीन होता है, नॉन सेलुलर होता है। क्या होता है डियर्स? ये नॉन सेलुलर होता है यानी कोशिकाहीन होता है। ये कठोर होता है, हार्ड होता है, कोशिकाहीन होता है, और अर्धपारगम्य यानी कि सेमी पेरेमेबल होता है। कैसा होता है डियर्स? सेमी पेरेमेबल होता है, अर्धपारगम्य होता है। इससे है वो जो आवश्यक तत्व वगैरह होते हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, हानिकारक तत्व होते हैं वो शरीर से प्रवेश नहीं करते। तो अपन को ध्यान रखना कि निमेटोड की सबसे बाहरी परत होती है, इसको है वो 3 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे बाह्य कंकाल आता है पहला एक्सोस्केलेटन, या इसको अपन क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होता है? कठोर होता है, अर्धपारगम्य होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो ये नॉन सेलुलर होता है, कोशिकाहीन होता है। इसे वो एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन को डियर्स एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, इन एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो एपिडर्मल कोशिकाओं के द्वारा इनको स्त्रावित किया जाता है। ये डियर्स है वो अपन को ध्यान रखना है। एक्सोस्केलेटन का स्त्राव है कौन सी कोशिकाएं करती है? तो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल का स्त्राव करती है। ये सभी प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुख, मलद्वार, कोलोआका, योनि और सर्जन तंत्र, एफिड, फॉस्फेट आदि पर फैली होती है। अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो सभी प्रकार के निमेटोड के अंदर जो भी प्राकृतिक छिद्र होते हैं, इन प्राकृतिक छिद्रों पर है वो एक्सोस्केलेटन पाई जाती है। मुख्य रूप से प्राकृतिक छिद्रों में मुख हो गया, माउथ हो गया, मलद्वार, एनस, कोलोआका हो गया, वेजाइना हो गया, और सर्जन छिद्र, एफिड, फॉस्फेट वगैरह पर फैली होती है। अब बात करते हैं अपन क्यूटिकल चिन्ह। किसकी बात करेंगे अपन? क्यूटिकुलर मार्किंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्यूटिकुलर मार्किंग की। विभिन्न प्रकार के निमेटोड की बॉडी होती है, इसके ऊपर क्यूटिकुलर मार्किंग होती है, उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। तो कई सूत्रकृमि प्रजातियों की क्यूटिकल पर विशेष रेखाएं या संरचनाएं होती है जो उनकी पहचान में सहायता करती है। क्या होती है? विभिन्न सूत्रकृमि प्रजातियां होती है अलग अलग, तो इन विभिन्न सूत्रकृमियों की प्रजातियों पर विभिन्न प्रकार के क्यूटिकल के विशेष रेखाएं होती है या फिर विशेष स्ट्रक्चर्स होती है। इन
रेखाएं और स्ट्रक्चर या संरचनाओं के आधार पर अपन सूत्रकृमियों को पहचानने का कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से अपन पहचान करते हैं। तो इसमें पहली आती है, वो आती है पंक्चुएशन। क्या आती है डियर्स? पंक्चुएशन। पहली क्यूटिकुलर मार्किंग है वो कौन सा है अपना? पंक्चुएशन। अब बात करते हैं कि पंक्चुएशन क्या होता है, उसकी है वो डियर्स अपन बात करने वाले हैं। अगर मैं पंक्चुएशन की बात करूं तो ये सूक्ष्म पंक्चुएशन सूक्ष्म गोल बिंदु के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म छोटे और गोल बिंदु के रूप में होते हैं। क्यूटिकल को मजबूती देने और प्रोटीन स्थानांतरण में सहायक होते हैं। अगर मैं बात करूं पंक्चुएशन की, तो पंक्चुएशन होते हैं वो छोटे होते हैं और गोल होते हैं। इनका कार्य की अगर अपन बात करें तो कार्य जो है क्यूटिकल को मजबूती प्रदान करना और प्रोटीन का स्थानांतरण में ये सहायक होते हैं। उसके बाद में अगली अपने आती है अनुप्रस्थ रेखाएं या वलय। ट्रांसवर्स मार्किंग्स या अपन एनर्स की बात करते हैं तो ये क्यूटिकल की सतह पर कई अनुप्रस्थ रेखाएं होते हैं। क्या होते हैं डियर्स? क्यूटिकल की सतह होती है, एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल की सतह पर है वो विभिन्न प्रकार की अनुप्रस्थ रेखाएं होती हैं। ये पादप परजीवी सूत्रकृमियों में मुख्यतः देखी जाती है। अगर अपन अनुप्रस्थ रेखाएं या फिर ट्रांसलेटिव मार्किंग्स की बात करें डियर्स, तो ये मुख्य रूप से वो कौन से पादप परजीवी सूत्रकृमि होते हैं? फाइटोनेमेटोड सूत्रकृमि होते हैं। फाइटोनेमेटोड्स के ऊपर है वो अपन को देखने को मिलती है। इसमें खंडित शरीर का भ्रम उत्पन्न करती है। क्या करती है? ये देखने पर ऐसा लगता है कि कीटों का ये निमेटोड होते हैं, निमेटोड का शरीर होता है वो खंडित होता है, लेकिन ये खंडित नहीं होता है, केवल भ्रम उत्पन्न करती है। जैसे कैरिकोनोमोइड्स में स्केल्स हो गए, मेलेइडोगाइनों में पेरिनियल पैटर्न वगैरह हो गए। ये डोर्सोवेंट्रल गति के लिए आवश्यक होते हैं। अगर मैं बात करूं अनुप्रस्थ रेखाएं, क्वेश्चन आ सकता है कि अनुप्रस्थ रेखाएं कौन सी गति के लिए आवश्यक होती है? तो अनुप्रस्थ रेखाएं होती है वो डोर्सोवेंट्रल गति के लिए आवश्यक होती है। ये अपन को ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ रेखाएं डोर्सोवेंट्रल गति के लिए आवश्यक होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अनुदैर्ध्य रेखाओं की। किसकी बात करते हैं डियर्स? अनुदैर्ध्य रेखाओं की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुदैर्ध्य रेखाएं या लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग्स की है वो बात करते हैं। ये रेखाएं शरीर की लंबाई में चलती है। कैसे चलती है? शरीर की लंबाई के अंदर चलती है। जैसे रिजेज की मैं बात करूं तो रिजेज उठे हुए क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? रिजेज होते हैं वो डियर्स उठे हुए क्षेत्र होते हैं। ये उपमध्य या पार्श्व सतहों पर होते हैं। कहाँ होते हैं? उपमध्य या फिर पार्श्व सतहों पर होते हैं। फिर उसके बाद में एलाई हो गया। एलाई होते हैं ये मोटी या निकली हुई संरचनाएं होती है। क्या होती है डियर्स? एलाई की अगर अपन बात करें तो एलाई होती है ये मोटी या निकली हुई संरचनाएं होती है जो पार्श्व या उप पार्श्व भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है डियर्स? एलाई की अगर अपन बात करें तो एलाई होती है ये पार्श्व या उप पार्श्व भागों के अंदर है वो डियर्स पाई जाती है। ये गति में सहायक होती है। एलाई भी होती है वो डियर्स क्या होती है? गति के अंदर सहायक होती है, लोकोमोशन में सहायक होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोडल एलाई की। एलाई की विभिन्न वर्दियां हैं, उनकी अपन वो बात करते हैं। एलाई होती है, एलाई के प्रकारों की बात करें तो एलाई का फर्स्ट रूप आता है वो आता है कोडल एलाई। कौन से आता है? अगर अपन एलाई के प्रकार की बात करें तो इसमें कोडल एलाई आता है। यह शरीर के पक्ष भाग में पाए जाते हैं। कोडल एलाई होते हैं वो शरीर के पोस्टेरियर पार्ट होता है, पोस्टेरियर रीजन्स होता है, उस पक्ष भाग के अंदर पोस्टेरियर रीजन्स के अंदर है वो पाए जाते हैं। विशेष रूप से नर सूत्रकृमियों में होते हैं। कोडल एलाई की बात करें तो कोडल एलाई होते हैं वो कहाँ होते हैं? नर सूत्रकृमियों के अंदर होते हैं और सहवास वर्षा कोपुलेटरी वर्षा के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं डियर्स? कोपुलेटरी वर्षा के रूप में वो कार्य करते हैं। उसके अलावा अपना आता है सर्वाइकल एलाई। कौन सी आती है? फर्स्ट हो गई कोडल एलाई, उसके बाद में सेकेंड है अपनी सर्वाइकल एलाई। अगर मैं बात करूं सर्वाइकल एलाई की, किसकी बात करें अपन? सर्वाइकल एलाई की बात करें तो ये शरीर के अग्र भाग में सीमित रहते हैं। क्या होते हैं? सर्वाइकल एलाई होते हैं, शरीर के अग्र भाग के अंदर सीमित रहते हैं और कुछ समुद्री सूत्रकृमियों की प्रजातियों में पाए जाते हैं। समुद्री सूत्रकृमि होती है जो मेरीन निमेटोड्स होते हैं, उन मेरीन निमेटोड्स के अंदर है सर्वाइकल एलाई होते हैं, शरीर के अग्र भाग में होते हैं। और शरीर के पक्ष भाग की बात करें तो शरीर के पक्ष भाग के अंदर कोल्डल एलाई होते हैं और ये होते हैं वो नर सूत्रकृमियों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एलाई। किसकी बात करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल एलाई की। तो ये शरीर के पार्श्व भाग के अंदर पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल एलाई की बात करें तो डियर्स तो शरीर के पार्श्व भागों के अंदर है वो पाई जाती है। इन पर कई अनुप्रस्थ रेखाएं या खांचे होते हैं जिनकी संख्या 1 से 12 तक होती है। यह गति में सहायता करती है, सूत्रकृमि की चौड़ाई में हल्का परिवर्तन भी संभव बनाते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एलाई होती है जो शरीर के पार्श्व भाग में स्थित होती है, इनकी संख्या 1 से 12 तक होती है, लोकोमोशन में सहायक होती है और सूत्रकृमि की चौड़ाई में वो हल्का परिवर्तन करती है। उसके बाद में आती है अपने क्यूटिकल की
क्यूटिकल की परतें, अपन क्यूटिकल लेयरिंग की बात करेंगे। क्यूटिकल लेयरिंग की बात करें तो सूत्रकृमि की क्यूटिकल मूलतः 3 परतों से बनी होती है। अगर सूत्रकृमि की क्यूटिकल परत की बात करें तो क्यूटिकल परत होती है वो 3 परतों से बनी होती है। पहला आता है कॉर्टिकल परत। अगर मैं कॉर्टिकल परत की बात करूं डियर्स, फिर आता है दूसरी आती है वो आती है मेडियन लेयर, और तीसरी आती है बेसल लेयर। कौन सी? कॉर्टिकल परत, मेडियन लेयर और बेसल लेयर, 3 परतें हो गई। अगर अपन कॉर्टिकल लेयर की बात करें, कॉर्टिकल परत की बात करें तो ये 2 भागों में बंटा होता है। बाह्य कॉर्टिकल परत को अपन एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं और आंतरिक कॉर्टिकल परत को अपन इंटरनल कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं। क्यूटिकल की परतें, क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल को 3 भागों में बांटा गया है, ये अपन को ध्यान रखना है। क्यूटिकल कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों में बंटी होती है। यहाँ 3 परतों से मिलकर है वो बनती है कॉर्टिकल परत। उसके अलावा अपन बात करें तो मेडियन परत लेयर और फिर बेसल लेयर, इन तीनों से मिलकर क्यूटिकल की परत बनी होती है। और पहले आती है अपनी कॉर्टिकल परत। कॉर्टिकल परत की बात करें तो कॉर्टिकल परत होती है ये 2 भागों में बंटी होती है। कितने भागों में बंटी होती है? 2 भागों में बंटी होती है, एक्सटर्नल कॉर्टिकल लेयर और इंटरनल कॉर्टिकल लेयर। बाह्य कॉर्टिकल परत और आंतरिक कॉर्टिकल परत। बाहरी परत पर्यावरण के संपर्क में रहती है। बाहरी परत होती है निमेटोड के अंदर, ये पर्यावरण के संपर्क में रहती है और बहुत पतली होती है, लगभग 25 से 40 माइक्रोन की होती है। कितनी होती है डियर्स? 25 से 40 माइक्रोमीटर की होती है, माइक्रोन की होती है। कितनी होती है? 25 से 40 माइक्रोन की होती है, बहुत परत पतली होती है, पर्यावरण के साथ में वो संपर्क में रहती है। उसके बाद में आता है अपना यह परत कैरोटीन जैसे प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अगर मैं बाह्य कॉर्टिकल लेयर की बात करें डियर्स अपन, तो बाह्य कॉर्टिकल लेयर होती है वो कैरोटीन जैसे प्रोटीन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैरोटीन वगैरह जैसा प्रोटीन होते हैं उनसे बनी होती है। शिष्ट सूत्रकृमि में मादा क्यूटिकल परिपक्वता पर मजबूती और चमड़े जैसी बन जाती है जो अंडों की रक्षा करती है। शिष्ट सूत्रकृमि होते हैं, इन शिष्ट सूत्रकृमियों में क्या होता है? मादा की क्यूटिकल होती है वो परिपक्वता पर मजबूत बन जाती है। मादा की शिष्ट सूत्रकृमि होते हैं, इनके अंदर मादा की जो बाह्य क्यूटिकल परत होती है ये परिपक्वता पर है वो मजबूत हो जाती है, चमड़े जैसी संरचना बनाती है कि इनका कार्य क्या है? अंडों की रक्षा करना। उसके बाद में अपना आता है मेडियन लेयर। कौन सा आता है? मेडियन लेयर या मध्य परत। मेलेइडोगाइनी और हेटेरोडेरा की लार्वा अवस्था में इसकी मोटाई लगभग 0.1 माइक्रोन होती है। अगर मैं बात करूं मेडियन लेयर की, किसकी बात करें डियर्स? अपन मेडियन लेयर की बात करें तो मेलोइडोगाइनी और हेटेरोडेरा की लार्वा अवस्था, मेलोइडोगाइनी और हेटेरोडेरा की लार्वा अवस्था होती है, इसमें इसकी मोटाई होती है वो 0.1 माइक्रोन होती है। इसमें कोलोजन जैसी संरचनाएं वाला प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कोलोजन संरचनाएं जैसे प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन की संरचना के समान है वो प्रोटीन बना होता है। अगला है अपना बेसल लेयर। कौन सी है? बेसल लेयर या जिसको अपन आधार परत बोलते हैं। इसमें संगठित रूप से खड़ी रेखा या रॉड्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर अपन बेसल लेयर्स की बात करें डियर्स तो ये संगठित रूप से वो इसमें खड़ी रेखा या रॉड्स होते हैं। ये प्रोटीन से बनी होती है जिसकी मॉलिक्यूलर लिंकिंग मजबूत होती है। अगर अपन बेसल लेयर की बात करें तो बेसल लेयर भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है, इसकी मॉलिक्यूलर लिंकिंग होती है वो मजबूत होती है, आणविक जो लिंक होती है वो मजबूत होती है। ये पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी मोटाई होती है लगभग 125 से 500 मिली माइक्रोन होती है। कितनी होती है डियर्स? 125 से 500 मिली माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 125 से 500 माइक्रोन होती है। इसमें कैरोटीन जैसे गुणधर्म वाले ओस्मोफिलिक प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटीन के समान गुणधर्म रखने वाले ओस्मोफिलिक प्रोटीन होते हैं, वो इसके अंदर बेसल लेयर्स के अंदर है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अब अपन क्यूटिकल के कार्यों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूटिकल के कार्यों की बात करेंगे। क्यूटिकल के कार्यों की मैं बात करूं तो सूत्रकृमि को कठिन वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक्सोस्केलेटन की तरह कार्य करती है। क्यूटिकल होती है वो एक्सोस्केलेटन की तरह कार्य करती है। ये मिट्टी एवं पौधों की उत्तक की गति करने का माध्यम प्रदान करती है। क्या करती है? मिट्टी एवं पौधों की उत्तक में है वो निमेटोड को गति करने का वो माध्यम प्रदान करती है। तो अपन ये बात कर रहे थे शरीर का, इसके सूत्रकृमि के शरीर को, तो अपन ने वो 3 भागों में बांटा था। सबसे 3 भागों में बांटा था। उसके अलावा अपन उसमें एक्सोस्केलेटन पढ़ रहे थे या क्यूटिकल, तो इसका अपना फर्स्ट पार्ट क्यूटिकल हो गया। अब सबसे बाहरी परत थी अपने आउटर बॉडी। आउटर बॉडी के अंदर 3 भाग थे, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा अपन बात करेंगे अपन अभी हाइपोडर्मिस के। किसका बात करेंगे? हाइपोडर्मिस। किसकी बात करेंगे? हाइपोडर्मिस की वो बात करेंगे।
अब अपन बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, हाइपोडर्मिस की वो बात करेंगे। ये एक कोशिकीय या अर्धकोशिकीय परत होती है। कैसे होती है, हाइपोडर्मिस होती है वो एक कोशिकीय या अर्धकोशिकीय परत होती है। एक जो स्क्लेरोड्रम था वो नॉन सेलुलर थे यानी कि अकोशिकीय परत थी। एक जो स्केलेटन या फिर अपन क्यूटिकल की बात करें तो वो नॉन सेलुलर थी। और ये है कैसी, एक कोशिकीय या अर्धकोशिकीय परत होती है और क्यूटिकल और मांसपेशियों के बीच स्थित रहती है। कहाँ रहती है, क्यूटिकल और मांसपेशियों के बीच में वो हाइपोडर्मिस होती है वो स्थित रहती है। यह परत क्यूटिकल का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है डियर्स, यह परत होती है वो क्यूटिकल का स्त्रावन करती है। यह सूत्रकृमि का एक महत्वपूर्ण उपापचय या मोटाबेली एक्टिव होते हैं। क्या होता है, सूत्रकृमि का महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, उपापचय भाग होता है। यह शरीर को 4 रज्जुओं का निर्माण करती है, डोर्सल, वेंट्रल और 2 पार्ट्स होता है लैटरल, दाएं और बाएं। ये अपन ने वो बात की थी इनकी। इसमें हाइपोडर्मल ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है डियर्स, हाइपोडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मल ग्रंथियां होती है। और तीसरी लेयर होती है वो होती है अपनी मांसपेशी परत। कौन सी होती है, मांसपेशी परत होती है। म्यूसल मसल्स लेयर होती है। मसल्स लेयर की बात करें तो ये एक एकल परत होती है। मसल्स लेयर कैसे होती है, एकल परत होती है। मांसपेशी कोशिकाएं धुरीनुमा होती है। कैसी होती है, स्पाइंडल्स सरफेस भी होती है, शेफ्ट भी होती है, धुरीनुमा होती है और पूरी लंबाई में हाइपोडर्मिस से जुड़ी रहती है। मांसपेशी कोशिकाओं की मैं बात करूं डियर्स तो ये धुरीनुमा होती है। कैसी होती है, धुरीनुमा या स्पाइंडल शेफ्ट की होती है और पूरी लंबाई में वो हाइपोडर्मिस से जुड़ी रहती है। यह तंत्रिका तंत्र से अच्छी तरह से जुड़ती है। क्या, तंत्रिका तंत्र से अच्छी तरह से जुड़ती है। डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल और वेंट्रल तंत्रिकाओं के द्वारा ये उत्तेजित होने पर ये मांसपेशियां, डोर्सल और वेंट्रल तंत्रिकाओं के द्वारा उत्तेजित होने पर ये मांसपेशियां डोर्सो वेंट्रल दिशा में संकुचन करती है, जिससे सूत्रकृमि की साइनसोइडल गति होती है। क्या होती है, मांसपेशी गति होती है। मांसपेशी कोशिकाएं क्या करती है, ये डोर्सल और वेंट्रल तंत्रिकाओं के द्वारा होती है वो उत्तेजित होती है। इसके कारण क्या होता है, मांसपेशियों में डोर्सो वेंट्रल दिशा में कौन सी गति होती है डियर्स, संकुचन होता है। उसके कारण है वो साइनसोइडल गति उत्पन्न होती है। कौन सी गति उत्पन्न होती है, साइनसोइडल गति है वो उत्पन्न होती है। ये अपन को डियर्स ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि निमेटोड के अंदर साइनसोइडल गति किसके द्वारा होती है, तो मसल्स लेयर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, निमेटोड के अंदर साइनसोइडल गति होती है वो मसल्स लेयर के द्वारा होती है। अब अपन बात करते हैं मांसपेशियों की कोशिकाओं के आधार पर सूत्रकृमि, टाइप्स बेस्ड ऑन मसल सेल अरेंजमेंट। अब अपन मांसपेशी कोशिकाओं के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण बात करते हैं। तो पहला आता है अपना होलोमायोरियन। कौन सा आता है, होलोमायोरियन। होलोमायोरियन की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में 2 मांसपेशी कोशिकाएं होती है। होलोमायोरियन की अगर बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या होती है, 2 मांसपेशी कोशिकाएं होती है। होलोमायोरियन के अलावा बात करें तो मेरोमायोरियन, मेरोमायोरियन की बात करें तो इसमें प्रत्येक इंटरकॉर्डल क्षेत्र में 2 से 5 मांसपेशी कोशिकाएं होती है। क्या, मेरोमायोरियन की बात करें तो प्रत्येक इंटरकॉर्डल क्षेत्र के अंदर 2 से 5 मांसपेशी कोशिकाएं होती है। अगला है अपना पॉलीमायोरियन। पॉलीमायोरियन में प्रत्येक में 5 से अधिक मांसपेशी कोशिकाएं होती है। पहला है होलोमायोरियन। होलोमायोरियन में प्रत्येक क्षेत्र में 2 मांसपेशी कोशिकाएं होती है। मेरोमायोरियन के अंदर 2 से 5 मांसपेशी कोशिकाएं होती है और पॉलीमायोरियन के अंदर 5 से अधिक मांसपेशी कोशिकाएं होती है, डियर्स होती है। अब अपन बात करते हैं भोजन करण, भोजन का प्रवाह और मल निष्कासन की। किसकी बात करेंगे, भोजन करण, भोजन का प्रवाह और मल निष्कासन की। फीडिंग, फूड मूवमेंट एंड डेफेक्शन की बात करेंगे तो सूत्रकृमि मुख, स्टोमा और स्टाइलेट ग्रसनी के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। सूत्रकृमि किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, तो सूत्रकृमि मुख के द्वारा, स्टोमा के द्वारा, स्टाइलेट और ग्रसनी के माध्यम से वो भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रसनी की मांसपेशियों के द्वारा खींचा जाता है और आंत में भेजा जाता है। भोजन होता है वो ग्रसनी की मांसपेशियों के द्वारा खींचा जाता है और आंत में भेजा जाता है। पचे हुए अवशेष को वो मलदार के माध्यम से बाहर निष्कासित करते हैं। अगला है प्रजनन संबंधी रेखाएं की पेशियां। क्या, प्रजनन से संबंधित पेशियां। प्रजनन से संबंधित पेशियों की बात करें अगर तो नर सूत्रकृमियों में स्पेक्यूल, गवर्नेकुलम, कोप्युलेटरी मांसपेशियां और वर्सा मांसपेशियां पाई जाती है। क्या, नर सूत्रकृमियों की बात करें तो नर सूत्रकृमियों में स्पेक्यूल, गवर्नेकुलम, कोप्युलेटरी मांसपेशियां
और वर्षा मांसपेशियां पाई जाती है, जबकि मादा के अंदर वल्वर मांसपेशियां पाई जाती है। क्या होती है? मादा के अंदर वल्वर मांसपेशियां पाई जाती है जो अंडे निकलने में मदद करती है। अब बात करते हैं मांसपेशीय परत का रासायनिक संगठन। अपन है वो इसी के अंदर मांसपेशीय परत के अंदर ये अभी तक है वो पढ़ रहे हैं। इसका अपन अभी संगठन की बात करें तो सूत्रकृमियों की मांसपेशियां मुख्यतः दो प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है। कितने प्रोटीन की बनी होती है? दो प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है, मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। क्वेश्चन आ सकता है कि सूत्रकृमि की प्रोटीन मांसपेशियां होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी होती है? तो सूत्रकृमि की मांसपेशियां होती है वो मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। अब बात करते हैं आंतरिक शरीर की नली या पाचन तंत्र। पहले तो अपन आउटर बॉडी ट्यूब पढ़ा था। आउटर बॉडी ट्यूब है वो अपना कंप्लीट हो गया। अपन ने शरीर निमेटोड के शरीर को तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा डियर्स? तीन भागों में बांटा था। पहला था अपना आउटर बॉडी ट्यूब। कौन सी थी? आउटर बॉडी ट्यूब थी। दूसरी थी अपने इंटर बॉडी ट्यूब। कौन सी थी? इंटर बॉडी ट्यूब। और तीसरी थी अपनी कैविटी बॉडी। कौन सी थी? कैविटी बॉडी। तो अपन आउटर बॉडी ट्यूब और आउटर बॉडी ट्यूब को अपन ने तीन भागों में बांटा था। सबसे बाहर था एक्सोस्केलेटन, फिर हाइपोडर्मिस और तीसरा था वो था अपना म्यूसल्स लेयर्स, मांसपेशियां परत थी। वो तीनों अपन ने पढ़ ली। अब अपन इसका फर्स्ट अपना पार्ट है वो हो गया। अब अपन बात करेंगे इंटर बॉडी ट्यूब की। किसकी बात करेंगे डियर्स? इंटर बॉडी ट्यूब्स की है वो बात करेंगे। और इंटर बॉडी ट्यूब के अंदर कौन सा तंत्र होता है? तो अपने कौन सा होता है डियर्स? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कौन सा होता है? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस पाचन तंत्र की है वो अपन डियर्स बात करने वाले हैं। जैसे पाचन तंत्र अपना खत्म होगा फिर अपन बात करेंगे कैविटी स्पॉट की। किसकी बात करेंगे? कैविटी स्पॉट की। तो अपना अब सेकंड पार्ट है इनर बॉडी ट्यूब या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। किसको बात पढ़ेंगे अपन अभी? डाइजेस्टिव सिस्टम की वो अपन बात करने वाले हैं। सूत्रकृमियों का पाचन तंत्र एक नलीनुमा संरचना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सूत्रकृमि निमेटोड्स होते हैं। निमेटोड का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? निमेटोड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे वो तीन भागों में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। कितने भाग होते हैं? निमेटोड का डाइजेस्टिव सिस्टम है इनको तीन पार्ट के अंदर बांटा है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट की बात करें तो इसको अपन है वो स्टोमोडियम बोलते हैं, जिसके अंदर फोरगट या स्टोमोडियम जिसमें मुख, होठ, स्टोमा और घर्षणी आती है। क्या आती है? मुख, होठ, स्टोमा और घर्षणी आती है। अगला है अपना मिडगट। मिडगट में मेसेंट्रन आता है। क्या आता है? मेसेंट्रन जो आंत या मध्यांतर होता है। फिर है अपना प्रोक्टोडर्म। प्रोक्टोडर्म या हिंडगट जिसमें मलाशय और मलद्वार होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं डियर्स, सबसे पहला है वो अपना है हिंडगट या अग्रांतर स्टोमोडियम। फोरगट की है वो अपन बात करने वाले स्टोमोडियम या अग्रांतर। तो इसमें मुख और होठ आते हैं। क्या आते हैं? स्टोमोडियम के अंदर आते हैं वो अपने मुख और होठ आते हैं। कौन से पार्ट आते हैं डियर्स? मुख और है वो होठ आते हैं। आमतौर पर 6 होठ होते हैं। कितने होठ होते हैं डियर्स? आमतौर पर निमेटोड के अंदर 6 होठ होते हैं। 2 सब डोर्सल होते हैं, 2 सब वेंट्रल होते हैं और 2 पार्श्वी होते हैं। कितने होते हैं? निमेटोड के अंदर होठ की बात करें तो 6 होठ होते हैं। 2 होठ होते हैं सब डोर्सल, 2 होठ होते हैं वो सब वेंट्रल पार्ट के अंदर होते हैं और 2 होठ होते हैं वो पार्श्वी लेटरल पार्ट के अंदर होते हैं। कुछ प्रजातियों में ये मिलकर 3 या 1 रिंग का निर्माण करते हैं। कुछ प्रजातियों के अंदर मिलकर 3 परत या फिर 1 रिंग का वो निर्माण करते हैं। स्टोमा या बक्कल गुहा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर्स? स्टोमा या बक्कल गुहा, जिसको अपन है वो बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बक्कल कैविटी क्या होती है। बक्कल कैविटी की बात करें तो ये मुख और घर्षणी के बीच में स्थित होती है। क्या होती है? बक्कल कैविटी या जिसको अपन स्टोमा बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी या स्टोमा होती है वो मुख तथा घर्षणी के बीच में होती है। क्या होती है? मुख तथा घर्षणी के बीच में वो बक्कल कैविटी होती है। बैक्टीरिया भक्षी सूत्रकृमियों में ये सरल होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया भक्षी सूत्रकृमि होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं, जीवाणु का भक्षण करने वाले सूत्रकृमि होते हैं। इनके अंदर बक्कल कैविटी होती है वो सरल होती है। कुछ की क्यूटिकुलर दांत होते हैं। कुछ में क्या होते हैं डियर्स? क्यूटिकुलर दांत होते हैं। कुछ ये निमेटोड होते हैं इनके अंदर है क्यूटिकल के वो दांत बने होते हैं, जैसे अपने पादप परजीवी सूत्रकृमि वगैरह होते हैं। और जो पादप परजीवी सूत्रकृमि होते हैं डियर्स, पादप परजीवी सूत्रकृमि के अंदर स्टाइलेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्टाइलेट पाई जाती है। स्टाइलेट का मतलब होता है एक सुई के समान संरचना होती है जो पादप की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके वहां से वो हार्मोन वगैरह पादपों का पोषण है वो ग्रहण करती है। क्या होती है? स्टाइलेट। अपन ने एंटोमोलॉजी की बात की थी सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में
मुखांक पढ़े थे अपन ने कीटों के मुखांक के अंदर अपन ने स्टाइलेट के बारे में वो पढ़ा था। तो पादप परजीवी सूत्रकृमियों में स्टाइलेट होता है। क्या होता है डियर्स? स्टाइलेट होता है। स्टाइलेट होता है जो सुई के समान होता है और पादप की कोशिकाओं में प्रवेश करके वहां से पोषण प्राप्त करता है। स्टाइलेट की अगर मैं टाइप्स की बात करूं डियर्स, स्टाइलेट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे स्टेमोट स्टाइलेट हो गया, ये टेलिग्निडिया में होता है, बेसल नर्व के साथ में होता है। दूसरा होता है अपने ओडेंटो स्टाइलेट या फिर ओंचियो स्टाइल की बात करें तो ये डॉर्सिलेमिडिया के अंदर होता है और बेसल नर्व के बिना होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं इसोफेगस की। किसकी बात करते हैं डियर्स? पहला अपना बक्कल कैविटी हो गया, अब अपन बात करते हैं इसोफेगस की। इसोफेगस की अगर मैं बात करूं जिसको अपन गर्सनी भी बोलते हैं, तो ये मुख और आंत के बीच की मासल पंपिंग अंग होता है। क्या होता है? मुख तथा आंत के बीच में होता है। क्या होता है? इसोफेगस या अपना गर्सनी होता है, ये अपने मुख और आंत के बीच का क्या होता है? मासल पंपिंग होता है। क्या होता है? मासल पंपिंग पार्ट होता है। इसके अंदर क्यूटिकल परत होती है, रेडियल मांसपेशियां होती है, गैलेट्स, वाल्व, नसें और ग्रंथियां वो अंदर पाई जाती है। ये किसके अंदर होती है? इसोफेगस के अंदर होता है। क्यूटिकल परत, रेडियल मांसपेशियां, गैलेट्स, वाल्व, नसें और ग्रंथियां वो पाई जाती है। इसके होते हैं वो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं डियर्स? इसके होते हैं वो 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, कॉर्पस, इस्थमस और बेसल वॉल का क्या हो गए? 3 भाग हो गए, कॉर्पस, इस्थमस और बेसल बल्ब होते हैं। कॉर्पस होता है वो आगे का हिस्सा होता है जो 2 भागों में बटा होता है, प्रोकार्पस एवं मेटाकार्पस। क्या होता है? कार्पस होता है वो आगे का हिस्सा होता है जो 2 भागों में बटा होता है, प्रोकार्पस एवं मेटाकार्पस। मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, ग्रंथियां होती है। संकीर्ण हिस्सा होता है वो इस्थमस होता है, वो संकीर्ण हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है? इस्थमस होता है वो संकीर्ण हिस्सा होता है। बेसल बल्ब होता है ये पीछे का गोल भाग होता है जिसमें वॉल्व होती है। क्या होता है? पीछे का गोल भाग होता है जिसके अंदर वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं अपन इंटेस्टाइन या मध्यांतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दियस? अपन वो अभी मध्यांतर की बात करते हैं। इंटेस्टाइन या फिर इसमें उसको अपन वो मेजोटर्म बोलते हैं। ये एंडोडर्मल मोल से उत्पन्न होता है। कैसा होता है? इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मध्यांतर की उत्पत्ति होती है वो एंडोडर्मल होती है। कैसे होती है? एंडोडर्मल है वो उत्पत्ति होती है। ये एक सरल खोखली और सीधी नलिका होती है। कैसी होती है? सरल खोखली और सीधी नलिका होती है। इसमें एकल परत वाली एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। क्या होती है डियर्स? अगर मैं बात करूं मध्यांतर की, तो मध्यांतर के अंदर है वो एकल परत वाली एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? एकल परत वाली एपिथेलियम कोशिकाएं होती है। ये अपने सूत्रकृमि का पाचन तंत्र है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से डियर्स कि सूत्रकृमि के पाचन तंत्र का निम्नांकित करते हुए इसके भागों को लिखिए। तो ये सूत्रकृमि का पाचन तंत्र इंपॉर्टेंट है, अपन को ध्यान रखना है। इसमें माउथ हो गया, रेक्टियल हो गया, नर्व रिंग हो गया, एक्जिटरी पोर हो गए, ओवरी वगैरह, रिप्रोडक्टिव पोर, एनस, ये होता है सूत्रकृमि का पाचन तंत्र। अब अपन तीसरा पार्ट पढ़ते हैं पाचन तंत्र का जिसको अपन हिंडगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंडगट या फिर प्रोक्टोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोक्टोडियम या हिंडगट की वो बात करते हैं। तो प्रोक्टोडियम में मुख्यतः रेक्टम और एनस होते हैं। क्या होते हैं डियर्स? प्रोक्टोडियम की अगर मैं बात करूं तो प्रोक्टोडियम के अंदर मुख्य रूप से क्या होते हैं? अपने रेक्टम और एनस होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टम और एनस होते हैं। मल द्वार है वो इसके अंदर मुख्य रूप से होता है। मादा सूत्रकृमियों में रेक्टम होता है, एक सरल नली में होती है। क्या होती है? अगर मैं मादा सूत्रकृमि की बात करूं, फीमेल निमेटोड की अगर अपन बात करें डियर्स, तो फीमेल निमेटोड में रेक्टम होता है, एक सरल नली होती है जो सीधे एनस से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? एनस से वो जुड़ती है। नर सूत्रकृमियों में प्रजनन तंत्र रेक्टम में खुलता है। क्या होता है? नर सूत्रकृमियों के अगर अपन मेल निमेटोड की बात करें तो मेल निमेटोड में प्रजनन तंत्र रेक्टम में खुलता है और ये पोलो आकार बनाता है जिसमें वो स्टिक्यूल और अन्य सवाल संरचनाएं होती है। अब बात करते हैं अपन रेक्टम की। इसी का ही पार्ट है रेक्टम। रेक्टम की बात करें तो ये क्यूटिकल से आच्छादित होता है और इसमें अक्सर रेक्टल ग्रंथियां जुड़ी होती है। क्या होता है? रेक्टम की बात करें तो ये क्यूटिकल से आच्छादित होता है और इसके अंदर अक्सर है वो रेक्टल ग्रंथियां जुड़ी रहती है। एनस होता है ये वेट्रल भाग पर स्थित होता है। क्या होता है? वेट्रल यानी कि जो सूत्रकृमि का निचला भाग होता है, निचले भाग पर है वो
सूत्रकृमि के निचले भाग को अपन वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, ऊपरी भाग को अपन डोर्सल पार्ट बोलते हैं। साइड वाले भाग को अपन साइड वाला और दाहिना और दो भाग, साइड में दो भाग होते हैं, एक दाहिना पार्ट होता है, एक दायां और बायां पार्ट होते हैं। तो एनस होता है वो वेंट्रल पार्ट में होता है, यानी कि निचले भाग के अंदर होता है, और ये दरार नुमा संरचना बनाता है। कैसे बनाता है? स्लाइड टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, दरार नुमा संरचना बनाता है। इसकी खुलने और बंद होने की क्रिया एच के आकार के एक कोशिकीय डिप्रेसर पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। अगर मैं बात करूं एनस की, तो एनस के खुलने या एनस के बंद होने की जो प्रक्रिया है ये एक एच आकार की एक कोशिकीय डिप्रेसर पेशी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिप्रेसर पेशी। एक डिप्रेसर पेशी होती है, इस डिप्रेसर पेशी के द्वारा एनस के खुलने या बंद होने की प्रक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। और रेक्टम की पीठ दीवार की ओर उठती है। क्या होती है? रेक्टम की पीठ होती है, ये दीवार को उठाती है और एनस के पीछे वाले होठ से खींचती है, जिससे मल द्वार खुलता है। अब अपन बात करते हैं ग्रंथियों की, पाचन तंत्र के अंदर है वो कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियों की बात अपन करते हैं। तो अगर अपन गर्सनी की बात करें तो इसमें इसोफेगल ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है? गर्सनी या फिर इसोफेगल ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कुल 3 एकनाभिकीय ग्रंथियां होती है। क्या होती है? यूनिसेल्युलेट ग्रंथियां होती है, एकनाभिकीय ग्रंथियां होती है। एक डोर्सल पीठ की ओर होता है और दो सब वेंट्रल होती है, जो निचली पार्श्वी दिशा के अंदर होते हैं। ये ग्रंथियां गर्सनी की ल्यूमेन की जुड़ी हो, ल्यूमेन से जुड़ी होती है। गर्सनी का ल्यूमेन होता है उससे जुड़ी होती है और टर्मिनल एम्पुला के माध्यम से वो जुड़ती है। और इनके कार्यों की बात करें तो अंडों के निकालने में सहायता करती है, हैचिंग में सहायता करती है। किसमें? हैचिंग। हैचिंग का मतलब होता है अंडों का निकालना। हैचिंग की प्रक्रिया के अंदर है वो इसोफेगल ग्लैंड्स होती है, वो किसमें सहायक होती है? इसोफेगल ग्लैंड्स होती है, वो हैचिंग के अंदर सहायक होती है। अगली है वो अपनी, उसके अलावा पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने में भी सहायक होती है, पाचन में भी है वो इसोफेगल ग्रंथियां सहायक होती है। उसके अलावा अपना आता है रेक्टल ग्लैंड्स। इसका आकार और कार्य प्रजाति विशेष या नर मादा में भिन्न हो सकता है। रेक्टल ग्लैंड्स होती है, इनका आकार और इनका कार्य होता है वो अलग अलग होता है, जैसे नर में अलग होगा निमेट और फीमेल निमेटोड के अंदर अलग होता है। ये एक जेल जैसी म्यूकोपॉलीसैकेराइड का स्त्रावन करती है। क्या करती है? रेक्टल ग्रंथियां होती है एक जेल जैसी म्यूकोपॉलीसैकेराइड का वो स्त्रावन करती है, जो अंडों के चारों ओर परत बनाकर इनकी सुरक्षा करता है। जिलेटिन्स मैट्रिक्स का स्त्रावन और अंडों का रक्षा करने का इसका कार्य होता है। अगला है पाचन तंत्र के कार्य। अगर मैं पाचन तंत्र के कार्यों की बात करूं तो फर्स्ट कार्य है वो पाचक रसों का स्त्राव करना। क्या करना? सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस है पाचन रस है, इसका स्त्राव करती है। डोर्सल ग्रंथि, ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस स्टाइलेट के माध्यम से पौधे की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है। डोर्सल ग्रंथि है, ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस स्टाइलेट के माध्यम से पौधे की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है। पौध कोशिका में 2 चरणों में भोजन ग्रहण होता है। पौध कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करने का चरण कितने होते हैं? निमेटोड के अंदर 2 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण की अगर मैं बात करूं तो इसको अपने वो इंजेक्शन या लार स्राव चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट चरण होता है वो होता है अपना इंजेक्शन या सेलिब्रेशन फेज होता है, और सेकंड चरण होता है वो अपना इंजेक्शन फेज होता है। कौन सा होता है? इंजेक्शन फेज होता है। क्या होता है? जब निमेटोड सूत्रकृमि होते हैं, फाइटोनिमेटोड होते हैं, जो पादप परजीवी सूत्रकृमि होते हैं, वो पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं तो 2 चरणों के अंदर की तरह करते हैं। कितने चरणों के अंदर करते हैं? 2 चरणों के अंदर ग्रहण करते हैं। फर्स्ट चरण हो गया इंजेक्शन या लार स्राव। इसमें क्या होता है? मध्य बल्ब की पार्श्वपेशियों के संकुचन से लार है पौधों की कोशिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। ये मध्य बल्ब है, मध्य बल्ब की पार्श्वपेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है, जिससे लार होती है वो पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करती है। और दूसरा होता है वो होता है अपना इंजेक्शन चरण या इंजेक्शन फेज। इसमें क्या होता है? इंजेक्शन फेज की मैं बात करूं डियर्स, तो गर्सनी के पिछले हिस्से की लयबद्ध संकुचन से भोजन खींच कर वो अंदर जाता है और कुछ में वो ओसोफेगल इंटेस्टाइन की सहायता वो करता है। अगला है सेक्रेशन या स्त्रवण। पाचन तंत्र से जुड़ी विभिन्न ग्रंथियां सक्रिय प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का संश्लेषण करती है, जो क्यूटिकल से होकर बाहर निकलती है। अगला है अपना मलोत्सर्जन, जिसको अपन एक्सक्रीशन बोलते हैं, मल का उत्सर्जन करती है। सूत्रकृमियों में आंत की मुख्य मलोत्सर्जन अंग होता है। सूत्रकृमियों में अगर अपन मल को उत्सर्जन करने वाले अंग की बात करें तो कौन होता है? आंत होता है। कौन सा होता है? आंत ही होता है वो मुख्य मलोत्सर्जन अंग होता है।
मल द्वार से यांत्रिक विधि से मल निष्कासित होता है, जो कि एक तिरोक प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? अगर मैं मल द्वार की बात करूं तो मल द्वार से वो यांत्रिक विधि के द्वारा एक मल का निष्कासित होता है, जो एक कैसी होती है? तिरोक प्रक्रिया होती है, इंटेंसिव प्रक्रिया होती है। तो ये हो गया अपना आउटर बॉडी कैविटी और इनर बॉडी कैविटी हो गया। अब अपन तीसरा आता वो आता बॉडी कैविटी। कौन सा आता है? बॉडी कैविटी। आउटर बॉडी अपनी ट्यूब है वो हो गई आउटर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब, और तीसरा अपना पार्ट था वो कौन सा था? कैविटी, बॉडी कैविटी था। कौन सा था डियर्स? बॉडी कैविटी। आउटर बॉडी ट्यूब, इनर बॉडी ट्यूब, और तीसरा अपना है वो है बॉडी कैविटी। तो अपन ने वो आउटर बॉडी कैविटी और इनर बॉडी कैविटी पढ़ ली है। अब अपन बात करेंगे बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के अंग हो गए। जैसे मुख्य रूप से अपने बॉडी कैविटी की अगर बात करें डियर्स, तो इसके अंदर और सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है और अपने नर्व तंत्र है। तो तीन तंत्र है। क्लास वैसे ही बड़ी होगी है, फिर और बड़ी हो जाएगी, तो अपन इसको है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बॉडी कैविटी की बात करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।